अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी मुझसे असद अहमद खान ने, तो उसकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं ये 6 to 8% ऑफ द टोटल ब्लड बना रही होती हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में जब हमने ब्लड की कंपोजिशन डिस्कस की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा होता है वो 55% ऑफ द ब्लड बना रहा होता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% बना रहे होते हैं। तो अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को देखें तो ये 6 to 8% ऑफ द टोटल ब्लड बना रही होती है। ठीक है, अब प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। पहली जो आ जाती है दैट इज एल्ब्यूमिन। ठीक है, उसके बाद आ जाती है फिब्रिनोजिन। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, इन प्रोटीन्स के अलावा ग्लोब्यूलिन की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गैमा। इन प्रोटीन्स के अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल जाइमोजिन्स। ठीक है, जाइमोजिन्स का क्या काम होता है? फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग करवाती है, तो जाइमोजिन भी जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसको इन्हेंस करते हैं। और उसके अलावा एंटी थ्रोम्बिन होती है। ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन जो होती है वो ब्लड थिनर है। ठीक है, वो ब्लड क्लॉटिंग को कम करती है। जो एक्सेसिव अगर ब्लड क्लॉटिंग बॉडी के अंदर किसी वजह से हो तो ये उसको कंट्रोल करती है, उसको कम करती है। ठीक है, और ये जो गैमा ग्लोब्यूलिन है ये इनको इम्यूनो ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? दीज आर एंटीबॉडीज। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एल्ब्यूमिन को। ठीक है, एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन जो होती है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 858 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 858 अमीनो एसिड्स होते हैं और इसके अंदर 17 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो एल्ब्यूमिन होती है ये ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होती है और ईसीएफ में भी प्रेजेंट होती है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर ये कितनी होती है? 40% प्लाज्मा के अंदर होती है और 60% ये ईसीएफ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज कहाँ पे होती है? इसकी सिंथेसिस होती है इन द लीवर। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ पे होगी? लीवर में। लीवर में ये कैसे सिंथेसाइज होती है? ये सिंथेसाइज होती है एज अ प्री प्रो प्रोटीन। ठीक है, मतलब सबसे पहले ये जब लीवर के अंदर एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस होती है तो वो पहले प्री प्रो प्रोटीन बनती है, फिर वहाँ से ये मूव करती है इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि इसकी सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो क्लीव होता है। ठीक है, उसका क्लीवेज होगा और उसके क्लीवेज से क्या बनेगा? हमारे पास एल्ब्यूमिन बन जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एल्ब्यूमिन की फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है ये क्या करती है? कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। अब कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बेसिकली हमें पता है कि जो टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन मिलती है वो कैसे मिलती है? कैपिलरीज के थ्रू मिलती है। ठीक है, कैपिलरीज से क्या होता है? प्लाज्मा जो है वो मूव करता है इनटू द ईसीएफ और ईसीएफ में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो प्लाज्मा से टिश्यूज़ में चले जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से प्लाज्मा में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे बेसिकली फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा होता है कैपिलरी के लेवल पे। ठीक है, और फ्लूइड एक्सचेंज किस किस के दरमियान में हो रहा है? कैपिलरी और ईसीएफ। ठीक है, बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंदर ये कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा होता है कैपिलरी के लेवल पे। ठीक है, तो वहाँ पे एक्ट कर रही होती हैं स्टार्लिंग फोर्सेस। वो 4 तरह की फोर्सेस होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन एल्ब्यूमिन क्या करता है? ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि जब एल्ब्यूमिन जो है उसका लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो फ्लूइड जो है वो ईसीएफ में मूव नहीं करेगा। देखें, जब अंदर एल्ब्यूमिन ज़्यादा है तो अंदर हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी। ठीक है, यानी कि अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, बाहर प्रोटीन कम है।
तो बाहर से फ्लूइड अंदर मूव करेगा। और जब अंदर ब्लड की जो ब्लड कैपिलरी है उसके अंदर अगर लेवल कम हो जाएगा तो फ्लूइड यहाँ से कहाँ मूव करेगा, बाहर। ठीक है, तो इसने ये प्रेशर जो होता है प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर उसको मेंटेन किया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है एल्ब्यूमिन का कि ये एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक्ट करती है। अब ये किस किस को ट्रांसपोर्ट करवाएगी, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, नंबर 1। और कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होके फिर वो ब्लड के अंदर मूव करती हैं। और इसके अलावा बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है एल्ब्यूमिन का वो ये है कि ये एज अ एनर्जी सोर्स भी यूज़ होती है। लेकिन एनर्जी सोर्स ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ होगी। ठीक है, ये एनर्जी सोर्स के तौर पे कब यूज़ होगी, जब एक्सट्रीम स्टारवेशन होगी। ठीक है, जब स्टारवेशन का केस होता है देन प्रोटीन जो है वो यूटिलाइज होते हैं फॉर द एनर्जी। हमें पता है सबसे पहले जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो बॉडी सबसे पहले कार्ब्स को यूज़ करती है, उसके बाद बॉडी फैट्स को यूज़ करती है। जब कार्ब्स सारे डिप्लीट हो जाते हैं उसके बाद बॉडी जो है वो फैट्स को यूज़ करती है। ठीक है, पहले कार्ब्स जब डिप्लीट हो गए फिर फैट्स, और फैट्स भी जब ख़त्म हो गए तो देन मसल मैस या फिर प्रोटीन जाना शुरू होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये ब्लड की पीएच को भी रेगुलेट कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हिस्टिडीन रेजिड्यूज होते हैं। तो हमें पता है हिस्टिडीन जो है दैट इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। तो ये बेसिक अमाइनो एसिड है तो ये ब्लड की पीएच को भी बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। हाइपर एल्बुमिनिया क्या होता है, जब एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाए। हाइपो का क्या मतलब होता है, लेस। ठीक है, तो नॉर्मल से जब कम हो जाएगा तब क्या होगा। अब देखें, सबसे पहले आप सोचें, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करिए। ठीक है, तो जब एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा कि कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से बाहर ईसीएफ में मूव करेगा। और जब भी ईसीएफ में फ्लूइड का लेवल रेज होगा तो इससे क्या होगा, एडिमा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम देखते हैं कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं एडिमा के, या हाइपो एल्बुमिनिया के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि एल्ब्यूमिन के लेवल कम कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस कैसे अफेक्ट करेगी, क्योंकि एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज कहाँ हो रही है, लिवर में। तो जब लिवर के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, लिवर के अंदर सिरोसिस हो जाएगी तो एल्ब्यूमिन नहीं बनेगी। ठीक है, पहला कॉज ये आ जाता है। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होती है, जिसमें किडनी जो होता है उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगी तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ से प्रोटीन्स पास नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन जब वो वहाँ पे डैमेज होगा, ठीक है, तो डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाएंगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी इसका लेवल कम हो सकता है। तीसरा कॉज क्या आ सकता है, अगर मैल न्यूट्रिशन है। मैल न्यूट्रिशन क्या मतलब कि डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं ले रहे, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं ले रहे, जिसकी वजह से ये एल्ब्यूमिन जो है ये सिंथेसाइज नहीं हो रही। या फिर उसके अलावा मैल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। मैल एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि डाइट के अंदर तो प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन आगे वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। ठीक है, इसके अलावा कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन नहीं बन रही। तो ये इसके कॉजेज आ जाते हैं कि एल्ब्यूमिन के लेवल कम क्यों हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ड्रग्स आ जाती हैं। ड्रग कौन सी, एस्पायरिन। एस्पायरिन किसको अफेक्ट करती है, एल्ब्यूमिन और बिलिरुबिन का जो कॉम्प्लेक्स बना होता है उसको अफेक्ट करती है। अब होता क्या है, ये जो एल्ब्यूमिन और बिलिरुबिन का जो कॉम्प्लेक्स बना होता है, ठीक है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। अब क्या होता है कि जब एस्पायरिन आता है तो ये बिलिरुबिन क्या होती है, फ्री हो जाती है और ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। ठीक है, और बिलिरुबिन का लेवल जो है वो
ब्रेन के अंदर रेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब इसका लेवल रेज होगा तो अगर ये यंग इन्फेंट्स जो होते हैं उनके अंदर अगर ऐसा हो तो उनके अंदर फिर क्या होता है, जॉइंडिस होता है और साथ में उनके ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बिलीरुबिन का लेवल रेज रहेगा, इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर ब्रेन को डैमेज करता है। इसके ऑपोजिट कंडीशन देखें, उसमें क्या होगा कि अगर एल्ब्यूमिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जब एल्ब्यूमिन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि अब फ्लूइड ईसीएफ से इनसाइड द कैपिलरी मूव करेगा, जिससे ईसीएफ का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कम हो जाएगा और एज अ रिजल्ट क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी।